अध्याय 3। आदत का सुनहरा नियम, परिवर्तन क्यों होता है बदलें। मैदान के सबसे दूर के खेल की घड़ी कहती है कि 8 मिनट और 19 सेकंड बचे हैं जब ताम्पा बे बुकेनियर्स के नए मुख्य कोच टोनी डंगी इनमें से एक नेशनल फुटबॉल लीग में सबसे खराब टीमें पेशेवर फुटबॉल के इतिहास का उल्लेख नहीं करने के लिए आशा की एक छोटी सी झलक महसूस करने लगती हैं। रविवार की दोपहर 17 नवंबर 1996 की देर हो चुकी है। बुकेनेस सैन डिएगो में चार्जर्स के खिलाफ खेल रहे हैं, एक टीम जो पिछले साल सुपर बाउल में दिखाई दी थी। बुक्स हार रहे हैं 17 से 16। वे सभी गेम हार रहे हैं। वे पूरे सीजन में हारते रहे हैं। वे पूरे दशक से हार रहे हैं। बुकेनियर्स ने 16 वर्षों में वेस्ट कोस्ट पर एक गेम नहीं जीता है और टीम के कई मौजूदा खिलाड़ी ग्रेड स्कूल में पिछली बार बुक्स के विजयी सीजन में थे। इस साल अब तक उनका रिकॉर्ड 2-8 है। उन खेलों में से एक में डिट्रॉइट लायंस एक टीम इतनी खराब थी कि बाद में इसे निराशाजनक में कम डालने के रूप में वर्णित किया जाएगा, बुक्स को 21 से 6 तक हराया और फिर 3 हफ्ते बाद उन्हें फिर से हराया 27 से 0। एक अखबार के स्तंभकार ने बुक्स को अमेरिका का ऑरेंज डोरमैट कहना शुरू कर दिया है। ESPN भविष्यवाणी कर रहा है कि जनवरी में ही अपनी नौकरी पाने वाले डंगी को साल पूरा होने से पहले निकाल दिया जा सकता है। हालांकि जब डंगी अपनी टीम को अगले खेल के लिए व्यवस्थित करते हुए देखता है तो ऐसा लगता है कि सूरज आखिरकार बादलों से टूट गया है। वो मुस्कुराता नहीं है। वो कभी भी खेल के दौरान अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं होने देते। लेकिन मैदान पर कुछ हो रहा है जिस पर वो सालों से काम कर रहे हैं। 50,000 बारिश की शत्रुतापूर्ण भीड़ से उपहास के रूप में टोनी डंगी कुछ ऐसा देखता है जो नहीं एक और करता है। वो सबूत देखता है कि उसकी योजना काम करना शुरू कर रही है। मैं टोनी डंगी ने इस नौकरी के लिए अनंत काल तक इंतजार किया था। 17 वर्षों के लिए उन्होंने एक सहायक कोच के रूप में पहले मिनेसोटा विश्वविद्यालय में, फिर पिट्सबर्ग स्टीलर्स के साथ, फिर कैंसस सिटी के प्रमुखों के साथ और फिर वाइकिंग्स के साथ मिनेसोटा वापस चले गए। पिछले एक दशक में 4 बार उन्हें NFL टीमों के साथ प्रमुख कोचिंग पदों के लिए साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया गया था। सभी 4 बार साक्षात्कार ठीक नहीं रहे थे। समस्या का एक हिस्सा डंगी का कोचिंग दर्शन था। अपने नौकरी के साक्षात्कार में वो धैर्यपूर्वक अपने विश्वास की व्याख्या करेंगे कि जीतने की कुंजी खिलाड़ियों की आदतों को बदलना है। उन्होंने कहा कि वो चाहते थे कि खिलाड़ी खेल के दौरान इतने सारे निर्णय लेना बंद कर दें। वो चाहता था कि वे आदतन स्वचालित रूप से प्रतिक्रिया दें। अगर वो सही आदतें डाल सकता है तो उसकी टीम जीत जाएगी। अवधि चैंपियंस असाधारण चीजें नहीं करते हैं, डंगी समझाएंगे। वे सामान्य चीजें करते हैं, लेकिन वे बिना सोचे समझे करते हैं, दूसरी टीम के लिए प्रतिक्रिया करने के लिए बहुत तेज। वे उन आदतों का पालन करते हैं जो उन्होंने सीखी हैं। कैसे? मालिक पूछेंगे, क्या आप उन नई आदतों को बनाने जा रहे हैं? ओह नहीं, वो नई आदतें नहीं बनाने जा रहा था। डंगी जवाब देगा, खिलाड़ियों ने अपना जीवन उन आदतों को बनाने में बिताया जो उन्हें NFL में मिली। कोई भी एथलीट उन पैटर्न को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ने वाला है क्योंकि कोई नया कोच कहता है। इसलिए नई आदतें बनाने के बजाय डंगी खिलाड़ियों की पुरानी आदतों को बदलने जा रहा था और पुरानी आदतों को बदलने का रहस्य खिलाड़ियों के दिमाग में पहले से मौजूद चीजों का उपयोग करना था। आदतें 3 चरणीय लूप हैं, क्यों, दिनचर्या और इनाम, लेकिन डंगी केवल मध्य चरण दिनचर्या पर हमला करना चाहता था। वो अनुभव से जानता था कि शुरुआत और अंत में कुछ परिचित होने पर किसी को नया व्यवहार अपनाने के लिए राजी करना आसान था। उनकी कोचिंग रणनीति में एक स्वयं सिद्ध
आदत का एक सुनहरा नियम शामिल था। अध्ययन के बाद जो परिवर्तन दिखाया गया है वो परिवर्तन पैदा करने के लिए सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक है। डंगी ने माना कि आप वास्तव में बुरी आदतों को कभी नहीं बुझा सकते, बल्कि आदत बदलने के लिए आपको पुरानी परंपरा को बनाए रखना होगा और पुराना इनाम देना होगा, लेकिन एक नया रूटीन सम्मिलित करना होगा। यही नियम है। यदि आप एक ही संकेत का उपयोग करते हैं और एक ही इनाम प्रदान करते हैं, तो आप दिनचर्या को बदल सकते हैं और आदत को बदल सकते हैं। लगभग किसी भी व्यवहार को बदला जा सकता है यदि संकेत और इनाम समान रहें। गोल्डन रूल ने शराब, मोटापा, जुनूनी बाध्यकारी विकारों और सैकड़ों अन्य विनाशकारी व्यवहारों के उपचार को प्रभावित किया है, और इसे समझने से किसी को भी अपनी आदतों को बदलने में मदद मिल सकती है। उदाहरण के लिए, स्नैकिंग छोड़ने का प्रयास अक्सर विफल हो जाएगा जब तक कि पुराने संकेतों और इनाम के आग्रह को पूरा करने के लिए एक नई दिनचर्या न हो। धूम्रपान करने वाला आमतौर पर तब तक नहीं छोड़ सकता जब तक कि उसे निकोटीन की लालसा शुरू होने पर सिगरेट को बदलने के लिए कुछ गतिविधि नहीं मिलती। 4 बार डंगी ने टीम के मालिकों को अपने आदत आधारित दर्शन के बारे में बताया। 4 बार उन्होंने विनम्रता से सुना, उनके समय के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और फिर किसी और को काम पर रखा। फिर 1996 में दुखी बुकेनियर्स ने फोन किया। डंगी ने ताम्पा खाड़ी के लिए उड़ान भरी और एक बार फिर अपनी योजना बनाई कि वे कैसे जीत सकते हैं। अंतिम साक्षात्कार के अगले दिन उन्होंने उसे नौकरी की पेशकश की। आदत परिवर्तन का सुनहरा नियम: आप एक बुरी आदत को बुझा नहीं सकते, आप केवल उसे बदल सकते हैं। यह कैसे काम करता है? एक ही क्यू का प्रयोग करें, समान पुरस्कार प्रदान करें, रूटीन बदलें। डंगी की प्रणाली अंततः बुक्स को लीग की सबसे विजेता टीमों में से एक में बदल देगी। वो एनएफएल के इतिहास में लगातार 10 वर्षों में प्लेऑफ में पहुंचने वाले एकमात्र कोच बन गए, सुपर बाउल जीतने वाले पहले अफ्रीकी अमेरिकी कोच, और पेशेवर एथलेटिक्स में सबसे सम्मानित आंकड़ों में से एक। उनकी कोचिंग तकनीक पूरे लीग और सभी खेलों में फैल जाएगी। उनका दृष्टिकोण यह बताने में मदद करेगा कि किसी के जीवन में आदतों को कैसे बदला जाए। लेकिन वो सब बाद में आएगा। आज सैन डिएगो में डंगी सिर्फ जीतना चाहता था। मैं किनारे से डंगी घड़ी की ओर देखता है। 8:19 शेष। बुक्स सभी खेल के पीछे रहा है और विशिष्ट फैशन में अवसर के बाद अवसर गंवा दिया है। यदि उनका बचाव अभी कुछ नहीं करता है, तो यह खेल प्रभावी रूप से समाप्त हो जाएगा। सैन डिएगो की अपनी 20 यार्ड लाइन पर गेंद है और चार्जर्स का क्वार्टरबैक स्टेन हम्फ्रीज एक ड्राइव का नेतृत्व करने की तैयारी कर रहा है जो उसे उम्मीद है खेल को दूर कर देगा। नाटक की घड़ी शुरू होती है और हम्फ्रीज तस्वीर लेने के लिए तैयार है, लेकिन डंगी हम्फ्रीज को नहीं देख रहा है। इसके बजाय वो अपना देख रहा है। खुद के खिलाड़ी एक गठन में संरेखित होते हैं जिसे उन्होंने पूरा करने में महीनों बिताए हैं। परंपरागत रूप से फुटबॉल दिखावा और नकली चाल नाटकों और गलत दिशा का खेल है। सबसे मोटी प्लेबुक और सबसे जटिल योजनाओं वाले कोच आमतौर पर जीतते हैं। हालांकि डंगी ने विपरीत दृष्टिकोण लिया है। वो जटिलता या आक्षेप में दिलचस्पी नहीं रखता है। जब डंगी के रक्षात्मक खिलाड़ी लाइन अप करते हैं, तो यह सभी के लिए स्पष्ट है कि वे किस खेल का उपयोग करने जा रहे हैं। डंगी ने इस दृष्टिकोण को चुना है क्योंकि सिद्धांत रूप में उसे गलत दिशा की आवश्यकता नहीं है। उसे बस अपनी टीम को बाकी सभी की तुलना में तेज होने की जरूरत है। फुटबॉल में मिलीसेकंड मायने रखता है, इसलिए अपने खिलाड़ियों को सैकड़ों फॉर्मेशन सिखाने के बजाय उन्होंने उन्हें केवल एक मुट्ठी भर सिखाया है, लेकिन उन्होंने तब तक अभ्यास किया है जब तक कि व्यवहार स्वचालित नहीं हो जाते। जब उसकी रणनीति काम करती है,
तो उसके खिलाड़ी उस गति से आगे बढ़ सकते हैं जिसे पार करना असंभव है। लेकिन तभी जब यह काम करता है, अगर उसके खिलाड़ी बहुत ज्यादा सोचते हैं या हिचकिचाते हैं या अपनी प्रवृत्ति का अनुमान लगाते हैं, तो सिस्टम टूट जाता है। और अब तक दंगी के खिलाड़ी गड़बड़ रहे हैं। इस बार हालांकि 20 यार्ड लाइन पर बुक्स लाइन के रूप में कुछ अलग है। रेगन अपशॉ को ही लें, जो एक बुकेनियर रक्षात्मक अंत है, जो स्क्रिमेज लाइन पर 3 बिंदु रुख में बस गया है। ऊपर और नीचे देखने के बजाय, अधिक से अधिक जानकारी को अवशोषित करने की कोशिश करने के बजाय, अपशॉ केवल उन संकेतों को देख रहे हैं जिन पर डंगी ने उन्हें ध्यान केंद्रित करना सिखाया था। सबसे पहले वो विपरीत लाइनमैन के बाहरी पैर को देखता है। उसके पैर की उंगलियां पीछे हैं, जिसका अर्थ है कि वो पीछे की ओर कदम रखने और क्वार्टरबैक गुजरने के दौरान ब्लॉक करने की तैयारी कर रहा है। इसके बाद अपशॉ लाइनमैन के कंधों थोड़ा अंदर की ओर घुमाए गए और उसके और अगले खिलाड़ी के बीच की जगह उम्मीद से थोड़ा छोटा को देखता है। अपशॉ ने इनमें से प्रत्येक संकेत पर इतनी बार प्रतिक्रिया करने का अभ्यास किया है कि इस बिंदु पर उसे यह सोचने की जरूरत नहीं है कि उसे क्या करना है। वो सिर्फ अपनी आदतों का पालन करता है। सैन डिएगो का क्वार्टरबैक हाथापाई की रेखा के पास पहुंचता है और दाईं ओर देखता है, फिर बाएं गिनती को भौंकता है और गेंद लेता है। वो 5 कदम पीछे हटता है और एक खुला रिसीवर की तलाश में अपना सिर घुमाते हुए लंबा खड़ा होता है। नाटक शुरू हुए 3 सेकंड बीत चुके हैं। एनएस स्टेडियम की निगाहें और टेलीविजन कैमरे उस पर हैं, इसलिए अधिकांश पर्यवेक्षक यह देखने में विफल रहते हैं कि बुकेनेस के बीच क्या हो रहा है। जैसे ही हम्फ्रीज ने तस्वीर ली, अपशॉ हरकत में आ गई। नाटक के पहले सेकंड के भीतर वो दाहिनी ओर हाथापाई की रेखा के पार इतनी तेजी से आक्रामक लाइनमैन उसे ब्लॉक नहीं कर सका। अगले सेकंड के भीतर अपशॉ ने 4 और पेस डाउनफील्ड दौड़े। उनके कदम धुंधले हो गए। अगले सेकंड में अपशॉ क्वार्टरबैक के करीब 3 कदम आगे बढ़े। आक्रामक लाइनमैन के लिए भविष्यवाणी करना असंभव था। जैसे ही नाटक अपने चौथे सेकंड में आगे बढ़ता है, हम्फ्रीज, सैन डिएगो क्वार्टरबैक, अचानक उजागर हो जाता है। वो झिझकता है, अपनी आंख के कोने से अपशॉ को देखता है, और तभी हम्फ्रीज अपनी गलती करता है। वो सोचने लगता है। हम्फ्रीज ने एक टीम के साथ ही ब्रान रोश नामक एक धोखेबाज तंग अंत को 20 गज की दूरी पर देखा। एक और सैन डिएगो रिसीवर बहुत करीब है, अपनी बाहों को लहराते हुए गेंद को बुला रहा है। छोटा पास सुरक्षित विकल्प है। इसके बजाय हम्फ्रीज दबाव में एक विभाजित दूसरा विश्लेषण करता है, अपना हाथ उठाता है और रोश को भारी करता है। वो जल्दबाजी में लिया गया फैसला ठीक वही है जिसकी डंगी उम्मीद कर रही थी। जैसे ही गेंद हवा में होती है, जॉन लिंच नाम का एक बुकेनियर सेफ्टी हिलने लगता है। लिंच का काम सीधा था। जब नाटक शुरू हुआ, तो वो मैदान पर एक विशेष बिंदु पर दौड़ा और अपने क्यू का इंतजार करने लगा। इस स्थिति में सुधार करने का भारी दबाव है, लेकिन डंगी ने लिंच को तब तक ड्रिल किया जब तक कि उसकी दिनचर्या स्वचालित नहीं हो जाती। और नतीजतन, जब गेंद क्वार्टरबैक के हाथों से निकल जाती है, तो लिंच रोश से 10 गज की दूरी पर इंतजार कर रही होती है। जैसे ही गेंद हवा के माध्यम से घूमती है, लिंच अपने संकेतों को पढ़ता है। क्वार्टरबैक के चेहरे के मुखौटे और हाथों की दिशा, रिसीवर की दूरी, और यह स्पष्ट होने से पहले कि गेंद कहां उतरेगी, आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। रोश, सैन डिएगो रिसीवर, आगे बढ़ता है, लेकिन लिंच उसके चारों ओर कटौती करता है और पास को रोकता है, इससे पहले कि रोश प्रतिक्रिया दे सके। लिंच मैदान को चार्जर्स के अंतिम क्षेत्र की ओर ले जाती है। अन्य बकनियर्स उसका रास्ता साफ करने के लिए पूरी तरह से तैनात हैं। लिंच 10, फिर 15, फिर 20,
फिर लगभग 25 गज की दूरी पर दौड़ता है, इससे पहले कि वो अंततः सीमा से बाहर हो जाए। पूरे नाटक में 10 सेकंड से भी कम समय लगा है। 2 मिनट बाद बुक्स ने एक टचडाउन स्कोर किया, जिसने पहली बार पूरे गेम में बढ़त बना ली। 5 मिनट बाद उन्होंने एक फील्ड गोल किक किया। बीच में डंगी की रक्षा सैन डिएगो के वापसी के प्रत्येक प्रयास को बंद कर देती है। द बुकेनियर्स की जीत 25 से 17 इस सीजन के सबसे बड़े उतार चढ़ावों में से एक है। खेल के अंत में लिंच और डंगी एक साथ मैदान से बाहर निकलते हैं। ऐसा लगता है जैसे वहां कुछ अलग था। लिंच कहते हैं कि वे सुरंग में चलते हैं। हम विश्वास करना शुरू कर रहे हैं, डंगी जवाब देते हैं, यह समझने के लिए कि बदलती आदतों पर एक कोच का ध्यान एक टीम को कैसे रीमेक कर सकता है। खेल की दुनिया से बाहर देखना आवश्यक है। 1934 में न्यूयॉर्क शहर के लोअर ईस्ट साइड पर एक गंदे तहखाने के बाहर, जहां व्यापक पैमाने पर आदत बदलने के सबसे बड़े और सबसे सफल प्रयासों में से एक का जन्म हुआ था। तहखाने में बिल विल्सन नाम का एक 29 वर्षीय शराबी बैठा था। वर्षों पहले विल्सन ने न्यू बेडफोर्ड, मैसाचुसेट्स में अधिकारियों के प्रशिक्षण शिविर के दौरान अपना पहला पेय लिया था, जहां वो फ्रांस और प्रथम विश्व युद्ध में भेजे जाने से पहले मशीनगनों को फायर करना सीख रहा था। बेस के पास रहने वाले प्रमुख परिवार अक्सर अधिकारियों को रात के खाने के लिए आमंत्रित करते थे, और एक रविवार की रात विल्सन एक पार्टी में शामिल हुए जहां उन्हें रैबिट और बियर परोसी गई। वो 22 साल का था और उसने पहले कभी शराब नहीं पी थी। ऐसा लग रहा था कि केवल विनम्र चीज उसे परोसा गया गिलास पीना था। कुछ हफ्ते बाद विल्सन को एक और खूबसूरत कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया। पुरुष टक्सीडो में थे, महिलाएं छेड़खानी कर रही थीं। एक बटलर आया और उसने एक ब्रोंक्स कॉकटेल जिन, सूखे और मीठे वर्माउथ और संतरे के रस का संयोजन विल्सन के हाथ में डाल दिया। उसने एक घूंट लिया और महसूस किया, उसने बाद में कहा, जैसे कि उसे जीवन का अमृत मिल गया हो। 1930 के दशक के मध्य तक यूरोप से वापस उनकी शादी टूट गई और स्टॉक बेचने से भाग्य वाष्पीकृत हो गया। विल्सन एक दिन में 3 बोतल शराब का सेवन कर रहे थे। नवंबर की सर्द दोपहर में, जब वो उदास बैठा था, शराब पीने वाले एक बूढ़े दोस्त ने फोन किया। विल्सन ने उसे अपने पास आमंत्रित किया और अनानास के रस और जिन का एक घड़ा मिलाया। उसने अपने दोस्त को एक गिलास डाला। उसके दोस्त ने उसे वापस कर दिया। वो 2 महीने के लिए शांत था। उन्होंने कहा। विल्सन चकित था। उसने शराब के साथ अपने स्वयं के संघर्षों का वर्णन करना शुरू कर दिया, जिसमें वो एक कंट्री क्लब में हुई लड़ाई भी शामिल थी, जिसमें उसे अपनी नौकरी खर्च करनी पड़ी थी। उन्होंने छोड़ने की कोशिश की थी, उन्होंने कहा, लेकिन इसे प्रबंधित नहीं कर सके। उसे डिटॉक्स करना था और उसने गोलियां ले ली थीं। उसने अपने से वादे किए थे, पत्नी और संयम समूहों में शामिल हो गए। इसमें से कोई भी काम नहीं किया। कैसे? विल्सन ने पूछा। क्या उसके दोस्त ने ऐसा किया था? मुझे धर्म मिल गया, दोस्त ने कहा। उसने नरक और प्रलोभन, पाप और शैतान के बारे में बात की। महसूस करें कि आपको पाला गया है, इसे स्वीकार करें और अपने जीवन को भगवान को सौंपने के लिए तैयार हो जाएं। विल्सन ने सोचा कि वो आदमी पागल था। पिछली गर्मियों में एक शराबी क्रैकपॉट। अब मुझे संदेह था, धर्म के बारे में थोड़ा टूट गया। उन्होंने बाद में लिखा, जब उसका दोस्त चला गया तो विल्सन ने शराब को साफ किया और बिस्तर पर चला गया। 1 महीने बाद, दिसंबर 1934 में, विल्सन ने चार्ल्स बी. टाउन्स हॉस्पिटल फॉर ड्रग एंड अल्कोहल एडिक्शन, एक अपस्केल मैनहट्टन डिटॉक्स सेंटर में जांच की। एक चिकित्सक ने बेलाडोना नामक एक मतिभ्रम दवा के प्रति घंटा जलसेक शुरू किया। फिर शराब के इलाज के लिए प्रचलन में था। विल्सन एक छोटे से कमरे में बिस्तर पर चेतना के अंदर और बाहर तैरते रहे।
फिर कैफेटेरिया, यूनियन हॉल और चर्च बेसमेंट में लाखों बैठकों में वर्णित एक एपिसोड में विल्सन ने पीड़ा में चिल्लाना शुरू कर दिया। दिनों के लिए वो मतिभ्रम वापसी के दर्द ने ऐसा महसूस कराया जैसे उसकी त्वचा पर कीड़े रेंग रहे हों। उसे इतना मिचली आ रही थी कि वो मुश्किल से हिल भी सकता था, लेकिन दर्द इतना तीव्र था कि वो स्थिर नहीं रह सकता था। अगर कोई भगवान है तो उसे खुद को दिखाने दो, विल्सन अपने खाली कमरे में चिल्लाया। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, कुछ भी। उस समय, उन्होंने बाद में लिखा, उनके कमरे में एक सफेद रोशनी भर गई, दर्द बंद हो गया और उन्हें लगा जैसे वो एक पहाड़ की चोटी पर थे और हवा की नहीं बल्कि आत्मा की हवा चल रही थी। और फिर यह मुझ पर फूट पड़ा कि मैं एक स्वतंत्र व्यक्ति था। धीरे धीरे परमानंद कम हो गया। मैं बिस्तर पर लेटा था, लेकिन अब कुछ समय के लिए मैं दूसरी दुनिया में था, चेतना की एक नई दुनिया। बिल विल्सन के पास दूसरा पे कभी नहीं होगा। अगले 36 वर्षों के लिए, जब तक कि 1971 में वात्स्फीति से उनकी मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस की स्थापना, निर्माण और प्रसार के लिए खुद को समर्पित कर देंगे, जब तक कि यह दुनिया में सबसे बड़ा, सबसे प्रसिद्ध और सफल आदत बदलने वाला संगठन नहीं बन जाता। अनुमानित 2.1 मिलियन लोग हर साल एए से मदद मांगते हैं, और हो सकता है कि 10 मिलियन शराबियों ने समूह के माध्यम से संयम हासिल किया हो। एए सभी के लिए काम नहीं करता। सफलता दर मुश्किल है माप प्रतिभागियों की गुमनामी के कारण, लेकिन लाखों लोग इस कार्यक्रम को अपनी जान बचाने का श्रेय देते हैं। एए के मूलभूत सिद्धांत, प्रसिद्ध 12 कदम, अधिक खाने, जुआ, ऋण, सेक्स, ड्रग्स, जमाखोरी, आत्मविकृति, धूम्रपान, वीडियो गेम व्यसनों, भावनात्मक निर्भरता और दर्जनों अन्य विनाशकारी व्यवहारों के उपचार कार्यक्रमों में शामिल सांस्कृतिक लॉस्टस्टोन बन गए हैं। समूह की तकनीकें कई मायनों में परिवर्तन के सबसे शक्तिशाली सूत्रों में से एक की पेशकश करती हैं। यह सब कुछ अप्रत्याशित है, क्योंकि एए का विज्ञान या सबसे स्वीकृत चिकित्सीय तरीकों में लगभग कोई आधार नहीं है। बेशक, शराब एक आदत से ज्यादा है। यह मनोवैज्ञानिक और शायद आनुवंशिक जड़ों के साथ एक शारीरिक लत है। हालांकि एए के बारे में दिलचस्प बात यह है कि यह कार्यक्रम कई मनोरोग या जैव रासायनिक मुद्दों पर सीधे हमला नहीं करता है, जो शोधकर्ताओं का कहना है कि अक्सर शराबियों के पीने के मूल में होते हैं। वास्तव में, एए के तरीके वैज्ञानिक और चिकित्सा निष्कर्षों को पूरी तरह से दरकिनार कर देते हैं। साथ ही साथ हस्तक्षेप के प्रकार। कई मनोचिकित्सक कहते हैं कि शराबियों को वास्तव में आवश्यकता होती है तारांकन 1 इसके बजाय एए जो प्रदान करता है वो शराब के उपयोग की आदतों पर हमला करने का एक तरीका है। एए, संक्षेप में, आदत लूप बदलने के लिए एक विशाल मशीन है। और यद्यपि शराब से जुड़ी आदतें चरम पर हैं, एए द्वारा प्रदान किए गए पाठ यह प्रदर्शित करते हैं कि लगभग किसी भी आदत को कैसे बदला जा सकता है, यहाँ तक सबसे जिद्दी भी। मैं एए की स्थापना से पहले बिल विल्सन ने अकादमिक पत्रिकाओं को नहीं पढ़ाया, कई डॉक्टरों से परामर्श नहीं किया। संयम हासिल करने के कुछ साल बाद, उन्होंने एक रात बिस्तर पर बैठे हुए एक भीड़ में अब प्रसिद्ध 12 कदम लिखे। उसने 12 को चुना क्योंकि 12 प्रेरित थे, और कार्यक्रम के कुछ पहलू सिर्फ अवैज्ञानिक नहीं हैं, वे बिल्कुल अजीब लग सकते हैं। उदाहरण के लिए, एए के इस आग्रह को लें कि शराबी 90 दिनों में 90 बैठकों में भाग लेते हैं, ऐसा लगता है कि समय का एक खंड यादृच्छिक रूप से चुना गया है। यह कार्यक्रम का आध्यात्मिकता पर गहन ध्यान, जैसा कि चरण 3 में व्यक्त किया गया है, जो कहता है कि शराबियों द्वारा संयम प्राप्त किया जा सकता है, अपनी इच्छा और अपने जीवन को परमेश्वर की देखभाल के लिए सौंपने का निर्णय लेना जैसा कि हम उसे समझते हैं। 12 चरणों में से 7 में ईश्वर या
आध्यात्मिकता का उल्लेख है, जो एक समय के अज्ञेय द्वारा स्थापित कार्यक्रम के लिए अजीब लगता है, जो अपने पूरे जीवन में संगठित धर्म के प्रति खुले तौर पर शत्रुतापूर्ण था। मीटिंग्स का कोई निर्धारित शेड्यूल या पाठ्यक्रम नहीं होता है। इसके बजाय वे आम तौर पर एक सदस्य के साथ अपनी कहानी बताते हुए शुरू करते हैं, जिसके बाद अन्य लोग झंकार कर सकते हैं। ऐसे कोई पेशेवर नहीं हैं जो बातचीत का मार्गदर्शन करते हैं और कुछ नियमों के बारे में बताते हैं कि बैठकों को कैसे कार्य करना चाहिए। पिछले 5 दशकों में मनोचिकित्सा और व्यसन अनुसंधान के लगभग हर पहलू में व्यवहार विज्ञान, फार्माकोलॉजी और मस्तिष्क की हमारी समझ में खोजों से क्रांतिकारी बदलाव आया है। ये समय के साथ जमे हुए हैं। कार्यक्रम की कठोरता की कमी के कारण शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं ने अक्सर इसकी आलोचना की है। आध्यात्मिकता पर AA का जोर, कुछ ने दावा किया, इसे उपचार की तुलना में एक पंथ की तरह बना दिया। पिछले 15 वर्षों में, हालांकि, एक पुनर्मूल्यांकन शुरू हो गया है। शोधकर्ता अब कहते हैं कि कार्यक्रम के तरीके मूल्यवान सबक प्रदान करते हैं। हार्वर्ड, ये शिकागो विश्वविद्यालय, न्यू मैक्सिको विश्वविद्यालय और दर्जनों अन्य शोध केंद्रों के संकाय ने AA के भीतर एक प्रकार का विज्ञान पाया है जो फुटबॉल मैदान पर इस्तेमाल किए जाने वाले टोनी डंगी के समान है। उनके निष्कर्ष आदत परिवर्तन के सुनहरे नियम का समर्थन करते हैं। AA सफल होता है क्योंकि यह शराबियों को समान संकेतों का उपयोग करने में मदद करता है और समान इनाम प्राप्त करता है, लेकिन यह दिनचर्या को बदल देता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि AA काम करता है क्योंकि कार्यक्रम लोगों को उन संकेतों और पुरस्कारों की पहचान करने के लिए मजबूर करता है जो उनकी शराब की आदतों को प्रोत्साहित करते हैं, और फिर उन्हें नए व्यवहार खोजने में मदद करते हैं। जब क्लॉड हॉपकिंस पेप्सोडेंट बेच रहे थे, तो उन्होंने एक नई लालसा को ट्रिगर करके एक नई आदत बनाने का एक तरीका खोजा। लेकिन एक पुरानी आदत को बदलने के लिए आपको एक पुरानी लालसा को दूर करना होगा। आपको पहले की तरह ही संकेतों और पुरस्कारों को रखना है और एक नई दिनचर्या डालकर लालसा को खिलाना है। 4 कदम उठाएं खुद की खोज और निडर सूची बनाने के लिए, और 5 भगवान को, खुद को और किसी अन्य इंसान को हमारे गलतियों की सटीक प्रकृति स्वीकार करने के लिए। जिस तरह से वे लिखे गए हैं, यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन उन चरणों को पूरा करने के लिए किसी को अपने शराब के लिए सभी ट्रिगर्स की एक सूची बनानी होगी। आग्रह करता हूँ। न्यू मैक्सिको विश्वविद्यालय के एक शोधकर्ता जे. स्कॉट टोनिगन ने कहा, जिन्होंने 1 दशक से अधिक समय तक AA का अध्ययन किया है। जब आप एक स्वसूची बनाते हैं, तो आप उन सभी चीजों का पता लगा रहे हैं जो आपको पीते हैं, और आपके द्वारा किए गए सभी बुरे कामों को किसी और के सामने स्वीकार करना उन क्षणों का पता लगाने का एक बहुत अच्छा तरीका है जहां सब कुछ नियंत्रण से बाहर हो गया। फिर AA शराबियों से शराब से मिलने वाले पुरस्कारों की खोज करने के लिए कहता है। कौन सी लालसा? कार्यक्रम पूछता है, आपकी आदत पाश चला रहे हैं? अक्सर नशा ही सूची नहीं बनाता है। शराबी एक पेय के लिए तरसते हैं क्योंकि यह पलायन, विश्राम, साहचर्य, चिंताओं को दूर करने और भावनात्मक मुक्ति का अवसर प्रदान करता है। वे अपनी चिंताओं को भूलने के लिए कॉकटेल के लिए तरस सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे नशे में धुत महसूस करें। शराब के शारीरिक प्रभाव अक्सर नशेड़ी के लिए पीने के कम से कम फायदेमंद भागों में से एक होते हैं। शराबियों के बीच मस्तिष्क गतिविधि का अध्ययन करने वाले जर्मन न्यूरोलॉजिस्ट उल्फ मुलर ने कहा, शराब के लिए एक सुखवादी तत्व है, लेकिन लोग शराब का उपयोग इसलिए भी करते हैं क्योंकि वे कुछ भूलना चाहते हैं या अन्य इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, और ये राहत की लालसा मस्तिष्क के पूरी तरह से अलग अलग हिस्सों में शारीरिक सुख की लालसा से होती है। शराबियों को एक बार में मिलने वाले समान पुरस्कारों की पेशकश करने के लिए
ने बैठकों और साहचर्य की एक प्रणाली बनाई है। प्रत्येक सदस्य प्रायोजक के साथ काम करता है, जो शुक्रवार की रात बैंडर के रूप में अधिक से अधिक भागने, व्याकुलता और रेचन की पेशकश करने का प्रयास करता है। अगर किसी को राहत की जरूरत है तो वे शराब पीने वाले दोस्त को टोस्ट करने के बजाय अपने प्रायोजक से बात करने या समूह सभा में भाग लेने से इसे प्राप्त कर सकते हैं। आपको पीने के बजाय हर रात क्या करना है, इसके लिए नई दिनचर्या बनाने के लिए मजबूर करता है, टोनिगन ने कहा। आप आराम कर सकते हैं और बैठकों में अपनी चिंताओं के माध्यम से बात कर सकते हैं। ट्रिगर और अदायगी वही रहती है। यह सिर्फ व्यवहार है जो बदलता है। संकेत रखें, वही पुरस्कार प्रदान करें। एक नया रूटीन डालें। शराबियों के संकेतों और पुरस्कारों को नई दिनचर्या में कैसे स्थानांतरित किया जा सकता है। इसका एक विशेष रूप से नाटकीय प्रदर्शन 2007 में हुआ, जब म्यूएला, जर्मन न्यूरोलॉजिस्ट, और मैग्डेबर्ग विश्वविद्यालय में उनके सहयोगियों ने 5 शराबियों के दिमाग के अंदर छोटे विद्युत उपकरण लगाए, जिन्होंने बार बार कोशिश की थी शराब छोड़ने के लिए। अध्ययन में शामिल शराबियों ने बिना किसी सफलता के पुनर्वसन में कम से कम 6 महीने बिताए थे। उनमें से एक 60 से अधिक बार विश्रण के माध्यम से किया गया था। पुरुषों के सिर में लगाए गए उपकरण उनके बेसल गैंग्लिया के अंदर स्थित थे, मस्तिष्क का वही हिस्सा जहां MIT शोधकर्ताओं ने आदत लूप पाया और एक विद्युत चार्ज उत्सर्जित किया जिसने तंत्रिका संबंधी इनाम को बाधित किया, जो आदतन लालच को ट्रिगर करता है। पुरुषों के ऑपरेशन से उबरने के बाद वे उन संकेतों के संपर्क में आए जिन्होंने एक बार शराब पीने की इच्छा पैदा कर दी थी, जैसे कि बियर की तस्वीरें या बार की यात्रा। आमतौर पर उनके लिए एक पेय का विरोध करना असंभव होता, लेकिन उनके दिमाग के अंदर के उपकरण प्रत्येक व्यक्ति के न्यूरोलॉजिकल क्रेविंग को ओवररोड करते हैं। उन्होंने एक बूंद को नहीं छुआ। उनमें से एक ने मुझे बताया कि जैसे ही हमने बिजली चालू की, लालसा गायब हो गई। मुलर ने कहा, फिर हमने इसे बंद कर दिया और लालसा तुरंत वापस आ गई। हालांकि शराबियों की स्नायविक लालसा का उन्मूलन नहीं था, उनकी पीने की आदतों को रोकने के लिए पर्याप्त है। उनमें से 4 सर्जरी के तुरंत बाद, आमतौर पर एक तनावपूर्ण घटना के बाद, फिर से चले गए। उन्होंने एक बोतल उठाई क्योंकि इस तरह वे चिंता से अपने आप निपट गए। हालांकि एक बार जब उन्होंने तनाव से निपटने के लिए वैकल्पिक दिनचर्या सीख ली, तो शराब पीना हमेशा के लिए बंद हो गया। उदाहरण के लिए, एक मरीज ने AA बैठकों में भाग लिया, अन्य लोग इलाज के लिए गए, और एक बार जब उन्होंने अपने जीवन में तनाव और चिंता से निपटने के लिए उन नई दिनचर्या को शामिल कर लिया, तो सफलताएं नाटकीय थीं। वो आदमी जो 60 बार डिटॉक्स करने गया था, उसने कभी दूसरा पेय नहीं पिया। 2 अन्य रोगियों ने 12 साल की उम्र में शराब पीना शुरू कर दिया था। 18 साल के शराबी थे, हर दिन पीते थे, और अब 4 साल से शांत हैं। ध्यान दें कि यह अध्ययन आदत परिवर्तन के सुनहरे नियम का कितना करीब से पालन करता है, यहाँ तक जब शराबियों के दिमाग को सर्जरी के माध्यम से बदल दिया गया था। तो यह पर्याप्त नहीं था। पुरस्कार के लिए पुराने संकेत और लालसा अभी भी वहां थी, उछाल की प्रतीक्षा कर रही थी। शराबियों ने केवल तभी स्थायी रूप से बदलाव किया जब उन्होंने नई दिनचर्या सीखी जो पुराने ट्रिगर्स पर आकर्षित हुई और एक परिचित राहत प्रदान की। मुलर ने कहा, कुछ दिमाग शराब के इतने आदी होते हैं कि केवल सर्जरी ही इसे रोक सकती है, लेकिन उन लोगों को भी जीवन से निपटने के लिए नए तरीकों की जरूरत है। पुरानी आदत लूप में नई दिनचर्या डालने के लिए एक समान, हालांकि कम आक्रामक प्रणाली प्रदान करता है। जैसा कि वैज्ञानिकों ने समझना शुरू कर दिया है कि कैसे काम करता है, उन्होंने कार्यक्रम के तरीकों को अन्य आदतों पर लागू करना शुरू कर दिया है, जैसे कि 2 साल के बच्चों के नखरे, यौन व्यसन और यहाँ तक मामूली व्यवहार संबंधी टिक्स।
जैसा कि AA के तरीके फैल गए हैं, उन्हें उपचारों में परिष्कृत किया गया है जिसका उपयोग लगभग किसी भी पैटर्न को बाधित करने के लिए किया जा सकता है। मैं 2006 की गर्मियों में मैंडी नाम का एक 24 वर्षीय स्नातक छात्र मिसिसिपी स्टेट यूनिवर्सिटी के परामर्श केंद्र में आया। अपने अधिकांश जीवन के लिए मैंडी ने अपने नाखूनों को काट लिया था। उन्हें तब तक कुतर दिया जब तक कि वे खून नहीं बहाते। बहुत से लोग अपने नाखून काटते हैं, पुराने नाखून काटने वालों के लिए, हालांकि ये एक अलग पैमाने की समस्या है। मैंडी अक्सर तब तक काटती थी जब तक कि उसके नाखून नीचे की त्वचा से दूर नहीं हो जाते। उसकी उंगलियों पर छोटे छोटे छर्रे लगे थे। उसकी उंगलियों का अंत था उनकी रक्षा के लिए। नाखूनों के बिना कुंद हो जाते हैं और कभी कभी उनमें झुनझुनी या खुजली होती है, जो तंत्रिका की चोट का संकेत है। काटने की आदत ने उसके सामाजिक जीवन को नुकसान पहुंचाया था। वो अपने दोस्तों के बीच इतनी शर्मिंदा थी कि उसने अपने हाथों को अपनी जेब में रख लिया और तारीखों पर अपनी उंगलियों को मुट्ठी में बांधने में व्यस्त हो गई। उसने अपने नाखूनों को खराब स्वाद वाली पॉलिश से पेंट करके या खुद से वादा करके रोकने की कोशिश की थी कि वो छोड़ने की इच्छाशक्ति जुटाएगी, लेकिन जैसे ही उसने होमवर्क करना या टीवी देखना शुरू किया, उसकी उंगलियां उसके मुंह में समा गईं। परामर्श केंद्र ने मैंडी को एक डॉक्टरेट मनोविज्ञान के छात्र के पास भेजा, जो आदत उलट प्रशिक्षण के रूप में जाने जाने वाले उपचार का अध्ययन कर रहा था। मनोवैज्ञानिक आदत परिवर्तन के स्वर्णिम नियम से भली भांति परिचित थे। वो जानता था कि मैंडी की नाखून काटने की आदत को बदलने के लिए उसके जीवन में एक नई दिनचर्या डालने की आवश्यकता है। अपने नाखूनों को काटने के लिए अपना हाथ अपने मुंह तक लाने से पहले आप क्या महसूस करते हैं? उसने उससे पूछा। मेरी उंगलियों में थोड़ा तनाव है, मैंडी ने कहा। यह यहाँ थोड़ा सा दर्द होता है नाखून के किनारे पर। कभी कभी मैं हैंगनल की तलाश में अपना अंगूठा साथ चलाता हूँ, और जब मुझे कुछ पकड़ लगता है तो मैं इसे अपने मुंह तक लाऊंगा। फिर मैं सभी खुरदुरे किनारों को काटते हुए उंगली से उंगली करूंगा। एक बार जब मैं शुरू करता हूँ तो ऐसा लगता है कि मुझे उन सभी को करना है। रोगियों को यह बताने के लिए कहना कि उनके अभ्यस्त व्यवहार को क्या ट्रिगर करता है, जागरूकता प्रशिक्षण कहा जाता है। और जैसे AA शराबियों को अपने संकेतों को पहचानने के लिए मजबूर करने के लिए, यह आदत उलट प्रशिक्षण में पहला कदम है। मैंडी ने अपने नाखूनों में जो तनाव महसूस किया, उसने उसकी नाखून काटने की आदत का हवाला दिया। मैंडी का इलाज करने वाले ब्रैड ड्यूफ्रेन ने कहा, ज्यादातर लोगों की आदतें इतने लंबे समय से चली आ रही हैं कि वे अब इसके कारणों पर ध्यान नहीं देते हैं। मेरे पास हकलाने वाले आए हैं, और मैं उनसे पूछूंगा कि कौन से शब्द या परिस्थितियां उनके हकलाने को ट्रिगर करती हैं, और उन्हें पता नहीं चलेगा क्योंकि उन्होंने बहुत पहले ही ध्यान देना बंद कर दिया था। इसके बाद चिकित्सक ने मैंडी से यह बताने के लिए कहा कि उसने अपने नाखून क्यों काटे। पहले तो उसे कारण बताने में परेशानी हुई, हालांकि जब वे बात कर रहे थे तो यह स्पष्ट हो गया कि जब वो ऊब गई थी तब उसने काटा था। थेरेपिस्ट ने उसे कुछ विशिष्ट स्थितियों में डाल दिया, जैसे कि टीवी देखना और करना होमवर्क, और वो कुतरने लगी। जब उसने सभी कीलों पर काम किया तो उसने पूर्णता की एक संक्षिप्त भावना महसूस की। उसने कहा, वो आदत का प्रतिफल था, एक शारीरिक उत्तेजना जिसकी उसे लालसा थी। मैंडी की आदत लूप अपने पहले सत्र के अंत में, चिकित्सक ने मैंडी को एक असाइनमेंट के साथ घर भेजा। एक इंडेक्स कार्ड के आसपास ले जाएं, और हर बार जब आप क्यों महसूस करें अपनी उंगलियों में तनाव कार्ड पर एक चेक मार्क बनाएं। वो एक सप्ताह बाद 28 चेकों के साथ वापस आई। उस समय तक वो अपनी आदत से पहले की संवेदनाओं से अच्छी तरह वाकिफ थी। वो जानती थी कि कक्षा के दौरान या टेलीविजन देखते समय यह कितनी बार हुआ।
तब चिकित्सक ने मैंडी को सिखाया कि प्रतिस्पर्धी प्रतिक्रिया के रूप में क्या जाना जाता है। जब भी उसने अपनी उंगलियों में तनाव महसूस किया, उसने उससे कहा उसे तुरंत अपने हाथों को अपनी जेब में या अपने पैरों के नीचे रखना चाहिए, या एक पेंसिल या कुछ और पकड़ना चाहिए जिससे उसके मुंह में उंगलियां डालना असंभव हो। तब मैंडी को किसी ऐसी चीज की खोज करनी थी जो एक त्वरित शारीरिक उत्तेजना प्रदान करे, जैसे कि उसके हाथ को रगड़ना या डेस्क पर उसके पो को रगड़ना, ऐसा कुछ भी जो शारीरिक प्रतिक्रिया उत्पन्न करे। संकेत और पुरस्कार वही रहे, केवल दिनचर्या बदली। मैंडी की नई आदत लूप। उन्होंने थेरेपिस्ट के कार्यालय में लगभग 30 मिनट तक अभ्यास किया और मैंडी को एक नए असाइनमेंट के साथ घर भेज दिया गया। इंडेक्स कार्ड के साथ जारी रखें, लेकिन जब आप अपनी उंगलियों में तनाव महसूस करें और जब आप आदत को सफलतापूर्वक खत्म कर लें तो हैश मार्क की जांच करें। 1 हफ्ते बाद मैंडी ने केवल 3 बार अपने नाखून काटे थे और 7 बार प्रतिस्पर्धी प्रतिक्रिया का इस्तेमाल किया था। उसने खुद को एक मैनिक्योर के साथ पुरस्कृत किया, लेकिन नोट कार्ड का उपयोग करती रही। 1 महीने के बाद नाखून काटने की आदत चली गई। प्रतिस्पर्धी दिनचर्या स्वचालित हो गई थी। एक आदत ने दूसरी की जगह ले ली थी। यह हास्यास्पद रूप से सरल लगता है, लेकिन एक बार जब आप जानते हैं कि आपकी आदत कैसे काम करती है, एक बार जब आप संकेतों और पुरस्कारों को पहचान लेते हैं, तो आप इसे बदलने के लिए आधे रास्ते पर हैं। आदत उलट प्रशिक्षण के डेवलपर्स में से एक नाथन अजरीन ने मुझे बताया, ऐसा लगता है कि यह और अधिक जटिल होना चाहिए। सच तो यह है कि मस्तिष्क को पुनः क्रमादेशित किया जा सकता है। आपको बस इसके बारे में सोच समझकर करना होगा। 2 आज आदत उत्क्रमण चिकित्सा का उपयोग मौखिक और शारीरिक टिक्स, अवसाद, धूम्रपान, जुआ समस्याओं, चिंता, बिस्तर गीला करना, विलंब, जुनूनी बाध्यकारी विकारों और अन्य व्यवहार संबंधी समस्याओं के इलाज के लिए किया जाता है, और इसकी तकनीक आदतों के मूलभूत सिद्धांतों में से एक को उजागर करती है। अक्सर हम वास्तव में हमारे व्यवहार को चलाने वाली लालसा को तब तक नहीं समझते हैं जब तक हम उनकी तलाश नहीं करते। मैंडी को यह कभी नहीं पता था कि शारीरिक उत्तेजना की लालसा उसके नाखून काटने का कारण बन रही है, लेकिन एक बार जब उसने आदत को तोड़ लिया, तो एक नई दिनचर्या खोजना आसान हो गया। समान इनाम दिया। मान लें कि आप काम पर नाश्ता करना बंद करना चाहते हैं। क्या वो इनाम है जो आप अपनी भूख को संतुष्ट करने के लिए चाह रहे हैं, या यह बोरियत को बाधित करने के लिए है? यदि आप एक संक्षिप्त रिलीज के लिए नाश्ता करते हैं, तो आप आसानी से एक और दिनचर्या पा सकते हैं, जैसे कि जल्दी चलना या खुद को इंटरनेट पर 3 मिनट देना, जो आपकी कमर को जोड़े बिना समान रुकावट प्रदान करता है। यदि आप धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं, तो अपने आप से पूछें, क्या आप ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आप निकोटीन से प्यार करते हैं, या क्योंकि यह उत्तेजना का एक विस्फोट प्रदान करता है? आपके दिन की संरचना सामाजिककरण का एक तरीका है। यदि आप धूम्रपान करते हैं क्योंकि आपको उत्तेजना की आवश्यकता है, तो अध्ययनों से संकेत मिलता है कि दोपहर में कुछ कैफीन आपके छोड़ने की बाधाओं को बढ़ा सकता है। पूर्व धूम्रपान करने वालों के 3 दर्जन से अधिक अध्ययनों में पाया गया है कि वे सिगरेट से जुड़े संकेतों और पुरस्कारों की पहचान करते हैं, और फिर नई दिनचर्या चुनते हैं जो समान भुगतान प्रदान करते हैं। निकोरेटे का एक टुकड़ा, पुशअप की एक त्वरित श्रृंखला, या बस कुछ मिनट लगते हैं खिंचाव और आराम करने के लिए, यह अधिक संभावना है कि वे छोड़ देंगे। यदि आप संकेतों और पुरस्कारों की पहचान करते हैं, तो आप दिनचर्या बदल सकते हैं, कम से कम ज्यादातर समय। हालांकि कुछ आदतों के लिए एक अन्य घटक आवश्यक है, विश्वास। 1996 में मुख्य कोच बनने के बाद डंगी ने अपने बुकिनियर्स से कहा,
यहाँ 6 कारण हैं जो हर किसी को लगता है कि हम जीत नहीं सकते। सीजन शुरू होने में कई महीने थे और हर कोई लॉकर रूम में बैठा था। डंगी ने उन सभी सिद्धांतों को सूचीबद्ध करना शुरू कर दिया जो उन्होंने अखबारों में पढ़े थे या रेडियो पर सुने थे। टीम का प्रबंधन गड़बड़ा गया था। उनके नए कोच का परीक्षण नहीं किया गया था। खिलाड़ी खराब हो गए। शहर ने परवाह नहीं की। प्रमुख खिलाड़ी घायल हो गए। उनके पास वो प्रतिभा नहीं थी जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। वे कथित कारण हैं, डंगी ने कहा। अब यहाँ एक तथ्य है। कोई भी हमसे आगे निकलने वाला नहीं है। डंगी की रणनीति, उन्होंने समझाया। टीम के व्यवहार को तब तक बदलना था जब तक कि उनका प्रदर्शन स्वचालित न हो जाए। उन्हें विश्वास नहीं था कि बुकेनियर्स को सबसे मोटी प्लेबुक की जरूरत है। उन्होंने नहीं सोचा था कि उन्हें सैकड़ों संरचनाओं को याद रखना होगा। उन्हें बस कुछ महत्वपूर्ण चालें सीखनी थीं और उन्हें हर बार सही करना था। हालांकि फुटबॉल में पूर्णता हासिल करना कठिन है। टैम्पर बे में डंगी के सहायक कोचों में से एक, हर्म एडवर्ड्स ने कहा, फुटबॉल में हर खेल कोई गड़बड़ करता है। ज्यादातर समय यह भौतिक नहीं है, यह मानसिक है। खिलाड़ी तब गड़बड़ करते हैं जब वे बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं या उनके नाटकों का अनुमान लगाते हैं। डंगी जो चाहते थे वो उनके खेल से सभी निर्णय लेना था, और ऐसा करने के लिए उन्हें उनकी मौजूदा आदतों को पहचानने और नई दिनचर्या को स्वीकार करने की आवश्यकता थी। उन्होंने यह देखकर शुरुआत की कि उनकी टीम पहले से कैसे खेली है। चलो अंडर डिफेंस पर काम करते हैं, डंगी एक दिन सुबह के अभ्यास में चिल्लाया। नंबर 55, आपने क्या पढ़ा है? एक बाहरी लाइनबैकर डेरिक ब्रूक्स ने कहा। मैं दौड़ते हुए और गार्ड को देख रहा हूँ। आप क्या देख रहे हैं? तुम्हारी आंखें कहाँ हैं? मैं गार्ड के आंदोलन को देख रहा हूँ, ब्रूक्स ने कहा। मैं हूँ गेंद मिलने के बाद क्यूबी के पैरों और कूल्हों को देखना, और मैं लाइन में अंतराल की तलाश कर रहा हूँ, यह देखने के लिए कि क्या वे पास होने वाले हैं और क्या क्यूबी मेरे पक्ष में या दूर फेंकने वाला है। फुटबॉल में इन दृश्य संकेतों को कुंजी के रूप में जाना जाता है और वे हर खेल के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। डंगी का नवाचार इन चाबियों का उपयोग फिर से काम करने की आदतों के संकेत के रूप में करना था। वो जानता था कि कभी-कभी एक नाटक की शुरुआत में ब्रूक्स एक पल के लिए बहुत देर तक झिझकते थे। उसके पास सोचने के लिए बहुत सी चीजें थीं। क्या गार्ड फॉर्मेशन से बाहर निकल रहा है? क्या रनिंग बैक फुट इंगित करता है कि वो दौड़ने या पासिंग प्ले की तैयारी कर रहा है? कि कभी-कभी वो धीमा हो जाता है? डंगी का लक्ष्य ब्रूक्स के दिमाग को उस सभी विश्लेषण से मुक्त करना था। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की तरह उन्होंने उन्हीं संकेतों का इस्तेमाल किया जो ब्रूक्स पहले से ही आदी थे, लेकिन उन्होंने उन्हें अलग-अलग रूटीन दिए जो अंततः स्वचालित रूप से हुए। मैं चाहता हूं कि आप उन्हीं चाबियों का उपयोग करें, डंगी ने ब्रूक्स से कहा। लेकिन सबसे पहले केवल पीछे की ओर दौड़ने पर ध्यान दें। इतना ही, बिना सोचे समझे करो। एक बार जब आप स्थिति में हों तो क्यूबी की तलाश शुरू करें। यह एक अपेक्षाकृत मामूली बदलाव था। ब्रूक्स की नज़र एक ही संकेत पर गई, लेकिन एक साथ कई स्थानों को देखने के बजाय डंगी ने उन्हें एक क्रम में रखा और उन्हें बताया, समय से पहले जब उन्होंने प्रत्येक कुंजी को देखा तो चुनाव करना था। इस प्रणाली की खूबी यह थी कि इसने निर्णय लेने की आवश्यकता को दूर कर दिया। इसने ब्रूक्स को तेजी से आगे बढ़ने की इजाजत दी, क्योंकि सब कुछ एक प्रतिक्रिया थी और अंततः एक आदत, एक विकल्प के बजाय। डंगी ने प्रत्येक खिलाड़ी को समान निर्देश दिए और फॉर्मेशन का बार बार अभ्यास किया। डंगी की आदतों को पकड़ने में लगभग 1 साल का समय लगा। टीम जल्दी आसान गेम हार गई। खेल स्तंभकारों ने पूछा कि बुक्स मनोवैज्ञानिक चतुराई पर इतना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे उनमें सुधार होने लगा।
आखिरकार पैटन खिलाड़ियों के लिए इतने परिचित हो गए कि टीम के मैदान में आने पर वे अपने आप सामने आ गए। कोच के रूप में डंगी के दूसरे सीजन में बुक्स ने अपने पहले 5 गेम जीते और 15 वर्षों में पहली बार प्ले-ऑफ में गए। 1999 में उन्होंने डिवीजन चैंपियनशिप जीती। डंगी की कोचिंग शैली ने राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया। एनएस स्पोर्ट्स मीडिया को उनके मृदुभाषी व्यवहार, धार्मिक धर्मपरायणता और काम और परिवार को संतुलित करने के महत्व से प्यार हो गया। अखबारों की कहानियों में बताया गया है कि कैसे वो अपने बेटों एरिक और जिमी को स्टेडियम में लाए ताकि वे अभ्यास के दौरान बाहर घूम सकें। उन्होंने अपने कार्यालय में अपना होमवर्क किया और लॉकर रूम में तौलिए उठाए। ऐसा लग रहा था आखिरकार सफलता आ गई है। 2000 में बुक्स ने फिर से प्लेऑफ में जगह बनाई और फिर 2001 में प्रशंसकों ने अब हर हफ्ते स्टेडियम को भर दिया। स्पोर्ट्सकास्टर्स ने टीम के बारे में सुपर बाउल दावेदार के रूप में बात की। यह सब वास्तविक होता जा रहा था। लेकिन जैसे ही बुक्स एक बिजली घर बन गया, एक परेशान करने वाली समस्या सामने आई। वे अक्सर तंग, अनुशासित खेल खेलते थे। हालांकि महत्वपूर्ण उच्च तनाव वाले क्षणों के दौरान सब कुछ अलग हो जाएगा। 1999 में सीजन के अंत में लगातार 6 जीत हासिल करने के बाद बुक्स ने सेंट लुइस रैम्स के खिलाफ कॉन्फ्रेंस चैंपियनशिप को उड़ा दिया। 2000 में वे सुपर बाउल से एक गेम दूर थे, जब वे 21 से 3 हारकर फिलाडेल्फिया ईगल्स के खिलाफ विघटित हो गए। अगले साल फिर से वही हुआ और बुक्स ईगल्स से हार गए। 31 से 9 उनके मौके को उड़ाते हुए आगे बढ़ने का। डंगी ने मुझे बताया, हम अभ्यास करेंगे और सब कुछ एक साथ आ जाएगा और फिर हम एक बड़े खेल में पहुंच जाएंगे। और यह प्रशिक्षण गायब हो गया था। बाद में मेरे खिलाड़ी कहेंगे, ठीक है, यह एक महत्वपूर्ण खेल था और मैं जो जानता था उस पर वापस चला गया, या मुझे लगा जैसे मुझे इसे आगे बढ़ाना था। वे वास्तव में क्या कह रहे थे कि उन्हें हमारे सिस्टम पर सबसे ज्यादा भरोसा था उस समय, लेकिन जब सब कुछ लाइन पर था तो वो विश्वास टूट गया। 2001 सीजन के समापन पर बुक्स के लगातार दूसरे वर्ष सुपर बाउल से चूकने के बाद टीम के महाप्रबंधक ने डंगी को अपने घर आने के लिए कहा। वो एक विशाल ओक के पेड़ के पास खड़ा था। अंदर चला गया और 30 सेकंड बाद निकाल दिया गया। बक्स अगले साल डंगी के फॉर्मेशन और खिलाड़ियों का उपयोग करके और उनके द्वारा बनाई गई आदतों पर भरोसा करके सुपर बाउल जीतने के लिए आगे बढ़ेगा। वो टेलीविजन पर कोच के रूप में देखते थे जिन्होंने उनकी जगह लोम्बार्डी ट्रॉफी उठाई, लेकिन तब तक वो काफी दूर हो चुका होगा। दूर लगभग 60 लोग लंच ब्रेक पर फुटबॉल माँ और वकील, फीके टैटू वाले बूढ़े और पतली जीन्स में हिपस्टर्स एक चर्च में बैठे हैं और एक आदमी को एक हल्का पंच और एक टाई के साथ सुन रहे हैं जो उसकी नीली नीली आंखों को पूरक करता है। वो एक सफल राजनेता की तरह दिखता है, जिसमें आश्वस्त पुनः चुनाव के गर्म करिश्मे हैं। मेरा नाम जॉन है, वे कहते हैं, और मैं एक शराबी हूँ। हाय जॉन, हर कोई जवाब देता है। जॉन कहते हैं, पहली बार मैंने मदद लेने का फैसला तब किया जब मेरे बेटे ने अपना हाथ तोड़ दिया। वो एक पोडियम के पीछे खड़ा है। मेरा काम पर एक महिला के साथ अफेयर चल रहा था और उसने मुझसे कहा कि वो इसे खत्म करना चाहती है। इसलिए मैं एक बार में गया और 2 वोडका पी और अपनी मेज पर वापस चला गया। और दोपहर के भोजन में मैं एक दोस्त के साथ चिली के पास गया और हम दोनों के पास कुछ बियर थे। और फिर लगभग 2 बजे मैं और एक अन्य दोस्त छोड़ दिया और 2 एक खुश घंटे के साथ एक जगह मिली। बच्चों को लेने का मेरा दिन था। मेरी पत्नी को अभी तक अफेयर के बारे में पता नहीं था, इसलिए मैं उनके स्कूल गया और उन्हें ले आया। और मैं एक सड़क पर घर चला रहा था जिसे मैंने 1000 बार चलाया होगा, और मैं पटक दिया ब्लॉक के अंत में एक स्टॉप साइन में, फुटपाथ पर, और बम।
सीधे साइन में। सैम, वो मेरा लड़का है, ने अपनी सीट बेल्ट नहीं लगाई थी, इसलिए उसने विंडशील्ड के खिलाफ उड़ान भरी और अपना हाथ तोड़ दिया। डैश पर खून था जहां उसने अपनी नाक पर वार किया और विंडशील्ड टूट गई और मैं बहुत डर गया। तभी मैंने फैसला किया कि मुझे मदद की ज़रूरत है। तो मैंने एक क्लिनिक में जांच की और फिर बाहर आया। और थोड़ी देर के लिए सब कुछ बहुत अच्छा था। लगभग 13 महीने तक सब कुछ बढ़िया रहा। मुझे लगा जैसे मैं नियंत्रण में था और मैं हर 2 दिनों में बैठकों में जाता था, लेकिन आखिरकार मैंने सोचना शुरू कर दिया। मैं ऐसा हारे हुए व्यक्ति नहीं हूं कि मुझे नशे के झुंड के साथ बाहर निकलने की ज़रूरत है। इसलिए मैंने जाना बंद कर दिया। तब मेरी माँ को कैंसर हो गया और मेरे शांत होने के लगभग 2 साल बाद उन्होंने मुझे काम पर बुलाया। वो डॉक्टर के कार्यालय से घर जा रही थी और उसने मुझसे कहा कि हम इसका इलाज कर सकते हैं, लेकिन यह काफी उन्नत है। मेरे फोन काटने के बाद मैंने जो पहला काम किया वो है एक बार ढूंढना, और मैं अगले 2 सालों तक बहुत ज्यादा नशे में था, जब तक कि मेरी पत्नी बाहर नहीं चली गई और मुझे अपने बच्चों को फिर से लेना था। मैं तब तक बहुत बुरी जगह पर था। एक दोस्त मुझे कोक का इस्तेमाल करना सिखा रहा था और हर दोपहर मैं अपने कार्यालय के अंदर एक लाइन करता और 5 मिनट बाद मैं अपने गले के पिछले हिस्से में उस छोटी सी ड्रिप को लगाता और दूसरी लाइन करता। वैसे भी बच्चों को लाने की मेरी बारी थी। मैं उनके स्कूल के रास्ते में था और मुझे पूरी तरह से ठीक लग रहा था, जैसे मैं सब कुछ में सबसे ऊपर था। और मैं एक चौराहे पर आ गया जब बत्ती लाल थी और यह विशाल ट्रक मेरी कार से टकरा गया। इसने वास्तव में कार को अपनी तरफ कर लिया। मुझ पर खरोंच नहीं आई। मैं बाहर निकला और अपनी कार को धक्का देने की कोशिश करने लगा, क्योंकि मुझे लगा अगर मैं इसे घर बना सकता हूं और पुलिस के आने से पहले निकल सकता हूं, तो मैं ठीक हो जाऊंगा। बेशक यह काम नहीं किया, और जब उन्होंने मुझे DUI के लिए गिरफ्तार किया तो उन्होंने मुझे दिखाया कि कैसे कार के यात्री पक्ष को पूरी तरह से कुचल दिया गया था। यही वो जगह है जहां सैमी आमतौर पर बैठे थे। अगर वो वहां होता तो उसकी हत्या कर दी जाती। तो मैंने फिर से बैठकों में जाना शुरू कर दिया, और मेरे प्रायोजक ने मुझे बताया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं नियंत्रण में हूं। मेरे जीवन में उच्च शक्ति के बिना, मेरी शक्तिहीनता को स्वीकार किए बिना, इनमें से कोई भी काम नहीं कर रहा था। मुझे लगा कि वो बैल है। मैं नास्तिक हूं, लेकिन मुझे पता था कि अगर कुछ नहीं बदला तो मैं अपने बच्चों को मार डालूंगा। इसलिए मैंने उस पर काम करना शुरू कर दिया। अपने से बड़ी किसी चीज पर विश्वास करने के लिए काम किया, और यह काम कर रहा है। मुझे नहीं पता कि यह भगवान है या कुछ और, लेकिन एक शक्ति है जिसने मुझे 7 साल तक शांत रहने में मदद की है और मैं इससे चकित हूँ। मैं हर सुबह शांत नहीं उठता, मेरा मतलब है मैंने 7 साल में शराब नहीं पी है, लेकिन कुछ सुबह मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस दिन गिरने वाला हूँ। उन दिनों मैं उच्च शक्ति की तलाश करता हूँ और मैं अपने प्रायोजक को बुलाता हूँ। और अधिकांश समय हम पीने के बारे में बात नहीं करते हैं। हम जीवन और शादी और मेरी नौकरी के बारे में बात करते हैं, और जब तक मैं स्नान के लिए तैयार होता हूँ, मेरा सिर सीधा होता है। इस सिद्धांत में पहली दरार है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस पूरी तरह से प्रतिभागियों की आदतों को पुनः प्रोग्राम करने से सफल हुआ। 1 दशक पहले थोड़ा सा दिखाई देने लगा और जॉन जैसे शराबियों की कहानियों के कारण हुआ। शोधकर्ताओं ने यह पता लगाना शुरू किया कि आदत बदलने ने जीवन के तनावों तक कई लोगों के लिए बहुत अच्छा काम किया, जैसे कि आपका पता लगाना मां को कैंसर है, या आपकी शादी टूट रही है, बहुत अधिक हो गई है, जिस बिंदु पर शराबी अक्सर वैगन से गिर जाते हैं। शिक्षाविदों ने पूछा कि अगर आदत बदलना इतना प्रभावी है, तो ऐसा क्यों लगता है कि यह ऐसे महत्वपूर्ण क्षणों में विफल रहा है।
और जैसा कि उन्होंने उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए शराबियों की कहानियों में खोदा, उन्होंने सीखा कि प्रतिस्थापन की आदतें केवल टिकाऊ नए व्यवहार बन जाती हैं जब उनके साथ कुछ और होता है। उदाहरण के लिए, कैलिफोर्निया में अल्कोहल रिसर्च ग्रुप के शोधकर्ताओं के एक समूह ने साक्षात्कार में एक पैटर्न देखा। बार बार शराबियों ने एक ही बात कही, संकेतों की पहचान करना और नई दिनचर्या चुनना महत्वपूर्ण है। लेकिन किसी अन्य घटक के बिना नई आदतों ने पूरी तरह से पकड़ नहीं लिया। रहस्य, शराबियों ने कहा, भगवान था। शोधकर्ताओं ने उस स्पष्टीकरण से नफरत की। ईश्वर और आध्यात्मिकता परीक्षण योग्य परिकल्पना नहीं है। जांच नशे से भरे हुए हैं जो पवित्र आस्था के बावजूद शराब पीते रहते हैं। हालांकि व्यसनी के साथ बातचीत में आध्यात्मिकता बार बार सामने आती रही। इसलिए 2005 में वैज्ञानिकों के एक समूह ने इस बार यूसी बर्कले, ब्राउन यूनिवर्सिटी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ से संबद्ध ने शराबियों से सभी प्रकार के धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों के बारे में पूछना शुरू किया। फिर उन्होंने डेटा को देखने के लिए देखा कि क्या धार्मिक विश्वास के बीच कोई संबंध था और लोग कितने समय तक शांत रहे। एक पैटर्न उभरा। शराबियों ने आदत बदलने की तकनीकों का अभ्यास किया। डेटा ने संकेत दिया, अक्सर तब तक शांत रह सकते थे जब तक कि उनके जीवन में एक तनावपूर्ण घटना न हो, जिस बिंदु पर एक निश्चित संख्या ने फिर से पीना शुरू कर दिया, चाहे उन्होंने कितनी भी नई दिनचर्या को अपनाया हो। हालांकि जो शराबियों का मानना, जैसे ब्रुकलिन में जॉन, कि उनके जीवन में कुछ उच्च शक्ति प्रवेश कर चुकी थी, उनके संयम के साथ तनावपूर्ण अवधि के माध्यम से इसे बनाने की अधिक संभावना थी। यह भगवान नहीं था जो मायने रखता था। शोधकर्ताओं ने पता लगाया, यह विश्वास ही था जिसने फर्क किया। एक बार जब लोगों ने किसी चीज पर विश्वास करना सीख लिया, तो वो कौशल उनके जीवन के अन्य हिस्सों में फैलने लगा, जब तक कि उन्हें विश्वास नहीं हो गया कि वे बदल सकते हैं। विश्वास वो घटक था जिसने एक स्थायी व्यवहार में एक पुनः कार्य की आदत को लूप बना दिया। न्यू मैक्सिको विश्वविद्यालय के शोधकर्ता टोनिगन ने कहा, मैंने यह 1 साल पहले नहीं कहा होगा हमारी समझ कितनी तेजी से बदल रही है, लेकिन विश्वास महत्वपूर्ण लगता है। आपको ईश्वर में विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको यह विश्वास करने की क्षमता की आवश्यकता है कि चीजें बेहतर होंगी। यहाँ तक अगर आप लोगों को बेहतर आदतें देते हैं, तो यह मरम्मत नहीं करता है कि उन्होंने पहली जगह क्यों पीना शुरू कर दिया। आखिरकार उनका दिन खराब होगा, और कोई भी नई दिनचर्या सब कुछ ठीक नहीं होने देगी। क्या फर्क पड़ सकता है यह विश्वास करना कि वे शराब के बिना उस तनाव का सामना कर सकते हैं। शराबियों को उन बैठकों में डालकर जहां विश्वास दिया जाता है, जहां वास्तव में विश्वास 12 चरणों का एक अभिन्न अंग है। ए लोगों को किसी चीज पर विश्वास करने के लिए प्रशिक्षित करता है जब तक कि वे कार्यक्रम और खुद पर विश्वास नहीं करते। यह लोगों को यह विश्वास करने का अभ्यास करने देता है कि चीजें अंततः बेहतर हो जाएंगी, जब तक कि चीजें वास्तव में नहीं होती। अल्कोहल रिसर्च ग्रुप के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक लिएन कास्कुटास ने कहा, किसी बिंदु पर ए में लोग कमरे के चारों ओर देखते हैं और सोचते हैं, अगर यह उस आदमी के लिए काम करता है, तो मुझे लगता है कि यह मेरे लिए काम कर सकता है। समूहों और साझा अनुभवों के बारे में वास्तव में कुछ शक्तिशाली है। लोगों को उनके बदलने की क्षमता के बारे में संदेह हो सकता है यदि वे स्वयं हैं, लेकिन एक समूह उन्हें अविश्वास को निलंबित करने के लिए मना लेगा। एक समुदाय विश्वास पैदा करता है। जब जॉन एक ही बैठक से जा रहे थे, मैंने उनसे पूछा कि कार्यक्रम अब क्यों काम करता है, क्योंकि इससे पहले वो विफल हो चुके थे। जब मैं ट्रक दुर्घटना के बाद बैठकों में आने लगा, तो किसी ने स्वयंसेवकों से कुर्सियों को हटाने में मदद करने के लिए कहा। उन्होंने मुझे बताया। मैंने हाथ उठाया। यह कोई बड़ी बात नहीं थी।
इसमें 5 मिनट लगते थे। लेकिन कुछ ऐसा करना अच्छा लगा जो मेरे बारे में नहीं था। मुझे लगता है कि इसने मुझे एक अलग रास्ते पर शुरू किया। मैं पहली बार समूह को देने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जब मैं वापस आया तो मैं किसी चीज पर विश्वास करने के लिए तैयार था। वी बुक्स द्वारा डंगी की गोलीबारी के एक हफ्ते के भीतर इंडियानापोलिस कोल्ट्स के मालिक ने अपनी उत्तर देने वाली मशीन पर 15 मिनट का एक भावुक संदेश छोड़ा। कोल्ट्स एनएफएल के सर्वश्रेष्ठ क्वार्टरबैक में से एक होने के बावजूद पेटन मैनिंग ने अभी-अभी एक भयानक सीजन समाप्त किया था। मालिक को मदद की जरूरत थी। वो हार कर थक गया था। उसने कहा, डंगी इंडियानापोलिस चले गए और मुख्य कोच बन गए। उन्होंने तुरंत उसी मूल खेल योजना को लागू करना शुरू कर दिया। कोल्ट्स की दिनचर्या को फिर से बनाना और खिलाड़ियों को पुराने संकेतों का उपयोग करके फिर से काम करने की आदत बनाना सिखाना। अपने पहले सीजन में कोल्ट्स 10-6 से आगे हो गए और प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर गए। अगले सीजन में वे 12-4 से आगे हो गए और सुपर बाउल के एक गेम में आ गए। डंगी की हस्ती बढ़ी। देश भर में समाचार पत्र और टेलीविजन प्रोफाइल दिखाई दिए। प्रशंसकों ने उड़ान भरी ताकि वे उस चर्च का दौरा कर सकें जिसमें डंगी ने भाग लिया था। उनके बेटे कोल्ट्स के लॉकर रूम में और किनारे पर जुड़नार बन गए। 2005 में उनके सबसे बड़े लड़के जमी ने हाई स्कूल से स्नातक किया और फ्लोरिडा में कॉलेज गए। हालांकि डंगी की सफलताओं के बढ़ने के बाद भी वही परेशान करने वाले पैटर्न सामने आए। कोल्ट्स अनुशासित फुटबॉल जीतने वाला सीजन खेलेंगे और फिर प्लेऑफ के दबाव में चोक करेंगे। विश्वास पेशेवर फुटबॉल में सफलता का सबसे बड़ा हिस्सा है, डंगी ने मुझे बताया। टीम विश्वास करना चाहती थी, लेकिन जब चीजें वास्तव में तनावपूर्ण हो गईं, तो वे अपने आराम क्षेत्र और पुरानी आदतों में वापस चले गए। कोल्ट्स ने 2005 के नियमित सत्र को 14 जीत और 2 हार के साथ समाप्त किया, जो इसके इतिहास में सबसे अच्छा रिकॉर्ड था। फिर त्रासदी हुई। क्रिसमस से 3 दिन पहले आधी रात को टोनी डंगी का फोन आया। उसकी पत्नी ने जवाब दिया और उसे रिसीवर सौंप दिया, यह सोचकर कि यह उसके खिलाड़ियों में से एक है। लाइन पर एक नर्स थी। उन्होंने कहा कि डंगी के बेटे जमी को शाम को अस्पताल लाया गया था। उसके गले पर चोट के निशान थे। उनके प्रेमिका ने उसे अपने अपार्टमेंट में गले में एक बेल्ट लटका हुआ पाया था। पैरामेडिक्स ने उसे अस्पताल पहुंचाया था, लेकिन पुनरुद्धार के प्रयास असफल रहे। वो चला गया। एक पादरी ने परिवार के साथ क्रिसमस बिताने के लिए उड़ान भरी। जीवन फिर कभी पहले जैसा नहीं होगा, पादरी ने उनसे कहा, लेकिन आप हमेशा ऐसा महसूस नहीं करेंगे कि आप अभी कर रहे हैं। अंतिम संस्कार के कुछ दिनों बाद डंगी किनारे पर लौट आया। उसे अपना ध्यान भटकाने के लिए कुछ चाहिए था, और उसकी पत्नी और टीम ने उसे काम पर वापस जाने के लिए प्रोत्साहित किया। मैं उनके प्यार और समर्थन से अभिभूत था, उन्होंने बाद में लिखा। एक समूह के रूप में हम हमेशा मुश्किल समय में एक दूसरे पर झुके थे। मुझे उनकी अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरत थी। टीम ने अपना पहला प्लेऑफ गेम खो दिया, जिससे उनका सीजन समाप्त हो गया। लेकिन इस त्रासदी के दौरान डंगी को देखने के बाद कुछ बदल गया। उस अवधि के उनके एक खिलाड़ी ने मुझे बताया, हमने कोच को इस भयानक चीज के माध्यम से देखा था और हम सभी किसी तरह उसकी मदद करना चाहते थे। यह कहना आसान है, यहाँ तक घुड़सवार भी। यह सुझाव देना कि एक युवक की मृत्यु का फुटबॉल के खेल पर प्रभाव पड़ सकता है। डंगी ने हमेशा कहा है कि उनके लिए उनके परिवार से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। लेकिन जमी के निधन के मद्देनजर, जैसे ही कोल्ट्स ने अगले सीजन की तैयारी शुरू की, कुछ बदल गया। उनके खिलाड़ी कहते हैं, टीम ने डंगी के विजन के आगे घुटने टेक दिए कि कैसे फुटबॉल को उस तरह से खेला जाना चाहिए जैसा उन्होंने पहले नहीं खेला था।
वे मानने लगे। एक खिलाड़ी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, मैंने अपने अनुबंध और वेतन के बारे में चिंता करते हुए पिछले कई सत्र बिताए थे। जब कोच वापस आया तो अंतिम संस्कार के बाद मैं उसकी चोट को दूर करने के लिए उसे वो सब कुछ देना चाहता था जो मैं कर सकता था। मैंने एक तरह से खुद को टीम को दे दिया। कुछ पुरुष एक दूसरे को गले लगाना पसंद करते हैं, एक अन्य खिलाड़ी ने मुझे बताया। मैं नहीं। मैंने एक दशक में अपने बेटों को गले नहीं लगाया है। लेकिन कोच के वापस आने के बाद मैं चला गया और जब तक मैं उसे गले लगा सकता था, क्योंकि मैं चाहता था कि उसे पता चले कि मैं उसके लिए वहां था। डंगी के बेटे की मौत के बाद टीम अलग तरह से खेलने लगी। डंगी की ताकत के बारे में खिलाड़ियों के बीच एक दृढ़ विश्वास उभरा। रणनीति 2006 के सीजन की शुरुआत तक अभ्यासों और छल कपट में कोल्स ने कड़ा, सटीक फुटबॉल खेला। अधिकांश फुटबॉल टीमें वास्तव में टीम नहीं हैं, वे सिर्फ एक साथ काम करने वाले लोग हैं। उस अवधि के एक तीसरे खिलाड़ी ने मुझे बताया, लेकिन हम एक टीम बन गए। ये अद्भुत लगा। कोच चिंगारी था, लेकिन यह उससे कहीं ज्यादा था। उसके वापस आने के बाद ऐसा लगा कि हम वास्तव में एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, जैसे हम जानते थे कि एक साथ कैसे खेलना है, जैसा हमने पहले नहीं किया था। कोल्स के लिए उनकी टीम में विश्वास, डंगी की रणनीति और जीतने की उनकी क्षमता त्रासदी से उभरने लगी। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, एक समान विश्वास बिना किसी प्रकार की प्रतिकूलता के उभर सकता है। उदाहरण के लिए 1994 के हार्वर्ड अध्ययन में उन लोगों की जांच की गई जिन्होंने अपने जीवन को मौलिक रूप से बदल दिया था। उदाहरण के लिए, शोधकर्ताओं ने पाया कि कुछ लोगों ने व्यक्तिगत त्रासदी के बाद अपनी आदतों को बदल दिया था, जैसे कि तलाक या जानलेवा बीमारी। दूसरे लोग बदल गए जब उन्होंने एक दोस्त को कुछ भयानक से गुजरते देखा, उसी तरह जैसे डंगी के खिलाड़ियों ने उसे संघर्ष करते देखा। हालांकि अक्सर की तरह लोगों के परिवर्तनों से पहले कोई त्रासदी नहीं हुई थी, बल्कि वे बदल गए क्योंकि वे सामाजिक समूहों में अंतर्निहित थे, जिससे परिवर्तन आसान हो गया। एक महिला ने कहा कि उसका पूरा जीवन बदल गया जब उसने मनोविज्ञान वर्ग के लिए साइन अप किया और एक अद्भुत समूह से मुलाकात की। इसने एक भानुमति का पिटारा खोला, महिला ने शोधकर्ताओं को बताया। मैं अब यथास्थिति को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैं अपने मूल में बदल गया था। एक अन्य व्यक्ति ने कहा कि उसे नए दोस्त मिले हैं जिनके बीच वो मिलनसार होने का अभ्यास कर सकता है। जब मैं अपने शर्मीलेपन को दूर करने का प्रयास करता हूँ, तो मुझे लगता है कि यह वास्तव में मैं अभिनय नहीं कर रहा हूँ, यह कोई और है, उन्होंने कहा। लेकिन अपने नए समूह के साथ अभ्यास करने से उसका अभिनय में मन नहीं लग रहा था। उसे विश्वास होने लगा कि वो शर्मीला नहीं है, और फिर आखिरकार वो अब और नहीं था। जब लोग उन समूहों में शामिल होते हैं जहां परिवर्तन संभव लगता है, तो उस परिवर्तन के होने की संभावना अधिक वास्तविक हो जाती है। अधिकांश लोगों के लिए जो अपने जीवन की मरम्मत करते हैं, उनके लिए कोई मौलिक क्षण या जीवन परिवर्तनकारी आपदाएं नहीं होती हैं। बस ऐसे समुदाय होते हैं, कभी कभी सिर्फ एक अन्य व्यक्ति के, जो परिवर्तन को विश्वसनीय बनाते हैं। एक महिला ने शोधकर्ताओं को बताया कि शौचालय की सफाई में एक दिन बिताने के बाद उसका जीवन बदल गया, और बाकी सफाई कर्मचारियों के साथ चर्चा करने के हफ्तों के बाद कि क्या उसे अपने पति को छोड़ देना चाहिए। अन्य लोगों के बीच परिवर्तन होता है। अध्ययन में शामिल मनोवैज्ञानिकों में से एक, टॉड हीथरन ने मुझे बताया, यह वास्तविक लगता है जब हम इसे दूसरे लोगों की आंखों में देख सकते हैं। विश्वास के सटीक तंत्र अभी भी बहुत कम समझे जाते हैं। कोई भी निश्चित नहीं है कि मनोविज्ञान वर्ग में सामना करने वाला समूह एक महिला को यह विश्वास दिला सकता है कि सब कुछ अलग है। यह डंगी की टीम उनके कोच के बेटे के निधन के बाद एक साथ क्यों आई?
बहुत से लोग दोस्तों से दुखी विवाह के बारे में बात करते हैं और अपने जीवन साथी को कभी नहीं छोड़ते हैं। बहुत सी टीमें अपने कोचों को विपरीत परिस्थितियों का अनुभव करते हुए देखती हैं और कभी जेल नहीं जाती। लेकिन हम जानते हैं कि आदतों को स्थायी रूप से बदलने के लिए लोगों को यह विश्वास करना चाहिए कि परिवर्तन संभव है। वही प्रक्रिया जो AA को इतना प्रभावी बनाती है। व्यक्तियों को विश्वास करने के लिए एक समूह की शक्ति तब होती है जब लोग एक दूसरे को बदलने में मदद करने के लिए एक साथ आते हैं। विश्वास तब आसान होता है जब यह किसी समुदाय के भीतर होता है। जिमी की मृत्यु के 10 महीने बाद 2006 का फुटबॉल सत्र शुरू हुआ। कोल्स ने बेजोड़ फुटबॉल खेला, अपने पहले 9 गेम जीते और वर्ष 12-4 से समाप्त किया। उन्होंने अपना पहला प्लेऑफ गेम जीता और फिर डिविजनल खिताब के लिए बाल्टीमोर रेवेंस को हराया। उस समय वे सुपर बाउल से एक कदम दूर थे। कॉन्फ्रेंस चैंपियनशिप के लिए खेल रहे थे, वो खेल जिसे डंगी 8 बार पहले हार चुका था। मैचअप 21 जनवरी 2007 को न्यू इंग्लैंड पेट्रियट्स के खिलाफ हुआ, वही टीम जिसने कोल्स की सुपर बाउल आकांक्षाओं को 2 बार सूंघा था। कोल्स ने खेल की शुरुआत दमदार की, लेकिन पहला हाफ खत्म होने से पहले ही वे बिखरने लगे। खिलाड़ी गलतियां करने से डरते थे या अंतिम सुपर बाउल बाधा को पार करने के लिए इतने उत्सुक थे कि वे उस जगह से चूक गए जहां उन्हें ध्यान केंद्रित करना चाहिए था। उन्होंने अपनी आदतों पर भरोसा करना बंद कर दिया और बहुत ज्यादा सोचने लगे। मैला से निपटने के कारण चूक गए अवसर। पीटन मैनिंग के पास में से एक को इंटरसेप्ट किया गया और टचडाउन के लिए वापस आ गया। उनके विरोधियों पेट्रियट्स ने 21 से 3 आगे खींच लिया। NFL के इतिहास में किसी भी टीम ने कभी भी एक सम्मेलन चैंपियनशिप में इतनी बड़ी कमी को दूर नहीं किया था। डंगी की टीम एक बार फिर हारने वाली थी। हाफ टाइम पर टीम ने लॉकर रूम में प्रवेश किया और डंगी ने सभी को इकट्ठा होने के लिए कहा। स्टेडियम का शोर बंद दरवाजों से छन गया, लेकिन अंदर सब शांत था। डंगी ने अपने खिलाड़ियों की ओर देखा। उन्हें विश्वास करना था। उन्होंने कहा, हमने इसी स्थिति का सामना किया, इसी टीम के खिलाफ 2003 में, डंगी ने उन्हें बताया। उस मैच में वे जीत के एक गज के अंदर आ गए थे। एक गज। अपनी तलवार तैयार करो क्योंकि इस बार हम जीतने जा रहे हैं। यह हमारा खेल है। यह हमारा समय है। कोल्स दूसरे हाफ में बाहर आए और उन्होंने खेलना शुरू कर दिया जैसा कि उन्होंने पिछले हर गेम में किया था। वे अपने संकेतों और आदतों पर केंद्रित रहे। उन्होंने उन नाटकों को ध्यान से निष्पादित किया जो उन्होंने पिछले 5 वर्षों में अभ्यास करने में बिताए थे, जब तक कि वे स्वचालित नहीं हो गए। उनका अपराध उद्घाटन अभियान पर 14 नाटकों में 76 गज की दूरी पर था और एक टचडाउन बनाया। फिर अगला कब्जा लेने के 3 मिनट बाद उन्होंने फिर से गोल किया। जैसे ही चौथा क्वार्टर समाप्त हुआ, टीमों ने अंक का कारोबार किया। डंगी के कोल्स ने खेल को बांध दिया, लेकिन आगे बढ़ने में कामयाब नहीं हुए। खेल में 3:49 मिनट शेष रहने के साथ पेट्रियट्स ने स्कोर किया, जिससे डंगी के खिलाड़ियों को 34 से 31 अंक की हानि हुई। कोल्स ने गेंद प्राप्त की और मैदान के नीचे ड्राइव करना शुरू कर दिया। वे 19 सेकंड में 70 गज की दूरी पर चले गए और अंत क्षेत्र में पार हो गए। पहली बार कोल्स ने 38 से 34 की बढ़त बना ली थी। घड़ी में अब 60 सेकंड शेष थे। अगर डंगी की टीम पेट्रियट्स को टचडाउन स्कोर करने से रोक सकती है, तो कोल्स जीत जाएगा। फुटबॉल में 60 सेकंड एक अनंत काल है। पेट्रियट्स क्वार्टरबैक टॉम ब्रेडी ने बहुत कम समय में टचडाउन बनाए थे। निश्चित रूप से खेल शुरू होने के कुछ सेकंड के भीतर ब्रेडी ने अपनी टीम को मैदान से आधा नीचे कर दिया। 17 सेकंड शेष के साथ पेट्रियट्स हड़ताली दूरी के भीतर थे, एक अंतिम बड़े खेल के लिए तैयार थे जो डंगी को एक और हार और कुचल देगा। फिर भी
उनकी टीम के सुपर बाउल सपने। जैसे ही देशभक्तों ने हाथापाई की रेखा से संपर्क किया, कोल्स की रक्षा अपने रुख में चले गए। कोल्स कॉर्नरबैक मार्लिन जैक्सन लाइन से 10 गज पीछे खड़ा था। उसने अपने संकेतों को देखा। पैट्रियट लाइनमैन के बीच अंतराल की चौड़ाई और दौड़ने के पीछे के रुख की गहराई। पैट्रियट्स क्वार्टरबैक टॉम ब्रैडी ने स्नैप लिया और वापस पास करने के लिए गिरा दिया। जैक्सन पहले से ही चल रहा था। ब्रैडी ने अपना हाथ उठाया और गेंद को थाम लिया। उसका लक्षित लक्ष्य एक पैट्रियट रिसीवर था जो 22 गज दूर मैदान के मध्य के पास चौड़ा खुला था। यदि रिसीवर गेंद को पकड़ता है तो संभावना है कि वो इसे अंतिम क्षेत्र के करीब बना सकता है या टचडाउन स्कोर कर सकता है। फुटबॉल हवा में उड़ गया। कोल्स कॉर्नरबैक जैक्सन अपनी आदतों का पालन करते हुए पहले से ही एक कोण पर चल रहा था। वह गेंद के आते ही रिसीवर के दाहिने कंधे के पास से भागा, उसके सामने से कट गया। जैक्सन ने एक अवरोधन के लिए गेंद को हवा से बाहर निकाला, कुछ और कदम दौड़ा और फिर गेंद को अपने सीने से लगाते हुए जमीन पर फिसल गया। पूरे नाटक में 5 सेकंड से भी कम समय लगा था। खेल खत्म हो गया। डंगी और कोल्स जीत गए थे। 2 हफ्ते बाद उन्होंने सुपर बाउल जीता। ऐसे दर्जनों कारण हैं जो बता सकते हैं कि आखिर उस साल कोल्स चैंपियन क्यों बने। शायद वे भाग्यशाली हो गए, शायद अभी उनका समय था। लेकिन डंगी के खिलाड़ियों का कहना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वे विश्वास करते थे, और क्योंकि उस विश्वास ने उन्होंने जो कुछ भी सीखा था वे सभी दिनचर्याएं जो उन्होंने स्वचालित छड़ी बनने तक अभ्यास की थीं। यहाँ तक सबसे तनावपूर्ण क्षणों में भी। लोम्बार्डी ट्रॉफी का पालन पोषण करते हुए पेटन मैनिंग ने बाद में भीड़ से कहा, हमें अपने नेता कोच डंगी के लिए यह चैंपियनशिप जीतने पर गर्व है। डंगी ने अपनी पत्नी की ओर रुख किया। हमने किया, उन्होंने कहा। मैं आदतें कैसे बदलती हैं? दुर्भाग्य से प्रत्येक व्यक्ति के लिए काम करने की गारंटी के लिए कोई विशिष्ट कदम नहीं है। हम जानते हैं कि एक आदत को मिटाया नहीं जा सकता, बल्कि उसे बदला जाना चाहिए। और हम जानते हैं कि आदत बदलने का सुनहरा नियम लागू होने पर आदतें सबसे अधिक लचीली होती हैं। यदि हम एक ही संकेत और एक ही इनाम रखते हैं तो एक नई दिनचर्या डाली जा सकती है। लेकिन यह काफी नहीं है। एक आदत बदलने के लिए लोगों को विश्वास करना चाहिए कि परिवर्तन संभव है, और अक्सर यह विश्वास एक समूह की मदद से ही उभरता है। यदि आप धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं तो एक अलग दिनचर्या का पता लगाएं जो सिगरेट से भरी हुई लालसा को पूरा करेगी। फिर एक सहायता समूह, अन्य पूर्व धूम्रपान करने वालों का एक संग्रह या एक समुदाय खोजें जो आपको यह विश्वास दिलाने में मदद करे कि आप निकोटीन से दूर रह सकते हैं। और उस समूह का उपयोग तब करें जब आपको लगे कि आप ठोकर खा सकते हैं। यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो यह निर्धारित करने के लिए अपनी आदतों का अध्ययन करें कि आप वास्तव में प्रत्येक दिन नाश्ते के लिए अपनी डेस्क क्यों छोड़ते हैं, और फिर कैफेटेरिया। एक समूह के बजाय अपने डेस्क पर गपशप करने के लिए किसी और को अपने साथ चलने के लिए ढूंढें जो वजन घटाने के लक्ष्यों को एक साथ ट्रैक करता है। यह कोई ऐसा व्यक्ति जो चिप्स के बजाय सेब का स्टॉक पास में रखना चाहता है। सबूत स्पष्ट है। यदि आप एक आदत बदलना चाहते हैं तो आपको एक वैकल्पिक दिनचर्या ढूंढनी होगी। और जब आप एक समूह के हिस्से के रूप में बदलने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं तो आपकी सफलता की संभावना नाटकीय रूप से बढ़ जाती है। विश्वास आवश्यक है, और यह एक सांप्रदायिक अनुभव से विकसित होता है। भले ही वो समुदाय केवल 2 लोगों के बराबर ही क्यों न हो। हम जानते हैं कि बदलाव हो सकता है। शराबी शराब पीना बंद कर सकते हैं। धूम्रपान करने वाले पफिंग छोड़ सकते हैं। 12मासी हारे हुए चैंपियन बन सकते हैं। आप अपने नाखूनों को काटना या काम पर नाश्ता करना, अपने बच्चों पर चिल्लाना, पूरी रात जागना,
या छोटी छोटी चिंताओं पर चिंता करना बंद कर सकते हैं। और जैसा कि वैज्ञानिकों ने पता लगाया है, यह केवल व्यक्तिगत जीवन नहीं है जो आदतों को बदलने पर बदल सकता है। यह कंपनियां, संगठन और समुदाय भी हैं। जैसा कि अगले अध्यायों में बताया गया है, तारांकन 1 आदतों और व्यसनों को अलग करने वाली रेखा को मापना अक्सर मुश्किल होता है। उदाहरण के लिए, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एडिक्शन मेडिसिन ने व्यसन को मस्तिष्क के नाम, प्रेरणा, स्मृति और संबंधित सर्किटरी की एक प्राथमिक, पुरानी बीमारी के रूप में परिभाषित किया है। व्यसन व्यवहार नियंत्रण, लालसा, लगातार दूर रहने में असमर्थता और कम होने की विशेषता है। रिश्तों, उस परिभाषा के अनुसार, कुछ शोधकर्ता ध्यान दें, यह निर्धारित करना मुश्किल है कि कोकीन पर प्रति सप्ताह $50 खर्च करना क्यों बुरा है, लेकिन कॉफी पर प्रति सप्ताह $50 ठीक है। कोई व्यक्ति जो हर दोपहर एक लट्टे को तरसता है, वो एक पर्यवेक्षक के लिए चिकित्सकीय रूप से आदी लग सकता है जो सोचता है कि कॉफी के लिए $5 व्यवहार नियंत्रण में हानि को प्रदर्शित करता है। क्या कोई है जो अपने बच्चों के साथ नाश्ता करने के लिए दौड़ना पसंद करेगा व्यायाम के आदी? सामान्य तौर पर कई शोधकर्ताओं का कहना है, जबकि व्यसन जटिल है और अभी भी खराब समझा जाता है, हम इसके साथ जुड़े कई व्यवहार अक्सर आदत से प्रेरित होते हैं। कुछ पदार्थ, जैसे ड्रग्स, सिगरेट या शराब, शारीरिक निर्भरता पैदा कर सकते हैं, लेकिन ये शारीरिक लालसा अक्सर उपयोग बंद करने के बाद जल्दी से फीकी पड़ जाती है। उदाहरण के लिए, निकोटीन की शारीरिक लत केवल तब तक रहती है जब तक कि धूम्रपान करने वाले के रक्त प्रवाह में रसायन होता है, अंतिम सिगरेट के लगभग 100 घंटे बाद। बहुत से आग्रह करते हैं कि हम निकोटीन के नशे की लत के बारे में सोचते हैं। वास्तव में खुद को मुखर करने वाली व्यवहारिक आदतें हैं। हम 1 महीने बाद नाश्ते में सिगरेट चाहते हैं, इसलिए नहीं कि हमें शारीरिक रूप से इसकी आवश्यकता है, बल्कि इसलिए कि हम हर सुबह एक बार प्रदान की जाने वाली भीड़ को बहुत प्यार से याद करते हैं। उन व्यवहारों पर हमला करना जिन्हें हम व्यसनों के रूप में समझते हैं, उनके आसपास की आदतों को संशोधित करके। नैदानिक में, उपचार के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक के रूप में दिखाया गया है। हालांकि यह ध्यान देने योग्य है कि कुछ रसायन, जैसे कि अफीम, लंबे समय तक शारीरिक व्यसनों का कारण बन सकते हैं, और कुछ अध्ययनों से संकेत मिलता है कि लोगों का एक छोटा समूह व्यवहारिक हस्तक्षेपों की परवाह किए बिना नशे की लत वाले रसायनों की तलाश करने के लिए पूर्वनिर्धारित लगता है। रसायनों की संख्या जो लंबे समय तक कारण बनती है, हालांकि शारीरिक व्यसनों की संख्या अपेक्षाकृत कम है, और यह अनुमान लगाया जाता है कि पूर्व निर्धारित व्यसनों की संख्या मदद मांगने वाले शराबियों और व्यसनों की संख्या से बहुत कम है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यद्यपि आदत परिवर्तन की प्रक्रिया को आसानी से वर्णित किया गया है, यह जरूरी नहीं है कि यह आसानी से पूरा हो जाए। इसका अर्थ यह है कि धूम्रपान, शराब, अधिक भोजन या अन्य अंतर्वर्धित पैटर्न को वास्तविक प्रयास के बिना सुधारा जा सकता है। वास्तविक परिवर्तन के लिए काम करने की आवश्यकता होती है और व्यवहार को चलाने की इच्छा के बारे में आत्मसमझ की आवश्यकता होती है। किसी भी आदत को बदलने के लिए दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। कोई भी सिगरेट पीना सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ेगा क्योंकि वे एक आदत लूप को स्केच करते हैं। हालांकि आदतों के तंत्र को समझकर हम ऐसी अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं जिससे नए व्यवहारों को समझना आसान हो जाता है। व्यसन या विनाशकारी व्यवहार से जूझ रहा कोई भी व्यक्ति प्रशिक्षित चिकित्सक, सामाजिक कार्यकर्ता और पादरी सहित कई तिमाहियों से मदद से लाभ उठा सकता है। हालांकि उन क्षेत्रों के पेशेवर भी इस बात से सहमत हैं कि अधिकांश शराबियों, धूम्रपान करने वालों और समस्याग्रस्त व्यवहारों से जूझ रहे अन्य लोग औपचारिक उपचार सेटिंग से दूर
अपने आप छोड़ देते हैं। ज्यादातर समय उन परिवर्तनों को पूरा किया जाता है क्योंकि लोग संकेतों, लालसाओं और पुरस्कारों की जांच करते हैं जो उनके व्यवहार को संचालित करते हैं और फिर अपने स्वयं के विनाशकारी दिनचर्या को स्वस्थ विकल्पों के साथ बदलने के तरीके ढूंढते हैं, भले ही वे पूरी तरह से अवगत न हों कि वे क्या है उस समय कर रहा है। अपनी आदतों को चलाने वाले संकेतों और लालसाओं को समझने से वे अचानक गायब नहीं हो जाते, लेकिन यह आपको पैटर्न बदलने की योजना बनाने का एक तरीका प्रदान करेगा।